हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस पे एक छोटा सा सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि किसी भी बिगनर्स के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में आता है अपना XYZ अमाउंट लेकर, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने एक्स अमाउंट के कैपिटल को जल्दी से 2x 3x या 4x में कन्वर्ट करने की। और इस जल्दबाजी में क्या होता है कि वो अपना जो एक्स अमाउंट का कैपिटल रहता है उसको भी वो गवा बैठते हैं, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग जितना पैसा बनाते नहीं है उससे ज्यादा लोग यहाँ पैसा गवाते हैं। एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दिस कि वो लोग फंडामेंटल्स को मिस कर देते हैं। फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो की हेल्प से हम एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। इस वीडियो में बेसिकली मैं बुक वैल्यू को समझाने वाला हूं कि बुक वैल्यू होता क्या है। आई एम श्योर आपने स्टॉक मार्केट में कई बार ये वर्ड सुना होगा, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुक वैल्यू होता है। तो आज इस वीडियो में बुक वैल्यू को काफी डीप में काफी अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बुक वैल्यू को समझने से पहले एक काम करता हूं, मैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज बेसिकली जब भी कोई कंपनी का आप देखते हो कि किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट में, तो जिस प्राइस पे ट्रेड करता है उसी को मार्केट वैल्यू कहते हैं। एंड दूसरा फेस वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ना ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, मैंने देखा काफी लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बना रखे हैं यूट्यूब पे, बट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने भी लास्ट में ये बोल रखा है। बट फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि फेस वैल्यू होता क्या है, ये आपको पता चल सके। फेस वैल्यू एक फिक्स नंबर होता है जो कंपनी डिसाइड करती है। कब? जब कोई कंपनी अपना पहली बार आईपीओ लाती है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए सेकेंडरी मार्केट में, तो उस टाइम पे फेस वैल्यू डिसाइड करती है वो। ये बेसिकली 1 से 10 के बीच में वैरी करता है इसकी रेंज। और ये जो वैल्यू होती है फिक्स फेस वैल्यू, ये बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये कभी चेंज नहीं होता। मींस अगर कोई कंपनी जो लिस्ट हो रखी है शेयर मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता। ये जब भी चेंज होगा जब किसी कंपनी के शेयर्स को स्प्लिट किया जाता है, जब कंपनी डिसाइड करती है कि हमें अपने शेयर्स को स्प्लिट करना चाहिए लिक्विडिटी के पर्पस के हिसाब से या किसी और रीजन की वजह से, तभी फेस वैल्यू की वैल्यू चेंज होती है। अदरवाइज ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरा, फेस वैल्यू डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, बट हम इस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी वेबसाइट पे जाओगे पहले से ही डिविडेंड कैलकुलेट करके दिया रहता है, तो हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। और वैसे भी जैसा कि मैंने शुरू में कहा, फेस वैल्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसके लिए मैं ये एक्चुअली वीडियो बना रहा हूं, एंड दैट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बुक वैल्यू हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है, बुक वैल्यू हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से बुक वैल्यू को काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, वैल्यू इन्वेस्टिंग मींस कि कोई एक ऐसा स्टॉक पिक करना, इतने सारी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में, एक ऐसा स्टॉक पिक करना जो अभी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से या बुक वैल्यू से नीचे प्राइस में ट्रेड कर रहा हो, उसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि कई बार शॉर्ट टर्म न्यूज की वजह से या कोई हाइप वगैरह के कारण किसी कंपनी का शेयर की प्राइस काफी हाइगर वैल्यूएशन पे चली जाती है, तो उसको ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। तो थैंक्स टू बुक वैल्यू, इस पैरामीटर्स की हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है या कौन सा स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, या एटलीस्ट वो कंपनी कौन सा है जो अभी फेयर प्राइस पे मिल रहा है। ये सारी चीजें हमें बुक वैल्यू से ही पता चलता है। तो ये तो समझ लिया कि बुक वैल्यू हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये बुक वैल्यू होता क्या। बुक वैल्यू इज बेसिकली द नेट डिफरेंस बिटवीन कंपनीज टोटल असेट्स एंड इज टोटल लायबिलिटीज इज नोन एज बुक वैल्यू। मतलब कंपनी के जो टोटल असेट्स है उसमें से अगर कंपनी के टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है वो बुक वैल्यू होती है। अब यहाँ ध्यान देना कि स्टॉक मार्केट में दो तरह के असेट्स होते हैं, एक टेंजिबल असेट्स, एक इनटेंजिबल असेट। तो यहाँ मैं फॉर्मूले में, बुक वैल्यू के फॉर्मूले में सिर्फ टेंजिबल असेट्स को काउंट कर रहा हूँ, इनटेंजिबल असेट्स को नहीं कर रहा हूँ। अब ये दो नए वर्ड्स हैं कि टेंजिबल असेट्स, नॉन टेंजिबल असेट्स, ये होते क्या है, तो ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिस असेट्स की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जिनकी हम प्राइस फिगर्स में लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या केमिकल रिलेटेड कंपनी है, मान के चलते हैं। तो इन कंपनियों के पास क्या होता है कि बहुत सारा लैंड होता है, मतलब प्लांटेशन वगैरह करने के लिए काफी जमीनें होती है या फिर काफी हैवी मशीन्स होती है। हम इन सारी असेट्स की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, चाहे वो लैंड हो या फिर किसी तरीके के मशीन हो या कुछ भी हो जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो टेंजिबल असेट्स है। एंड इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनकी हम वैल्यू फिगर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये असेट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इनटेंजिबल असेट्स में आते हैं ब्रांड्स, ब्रांड वैल्यू, स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी और भी काफी कुछ आते हैं। ये सारी चीजें
भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको फिगर्स में काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि होता क्या है, एग्जांपल के लिए आईटी सेक्टर्स में काफी असेट्स नहीं होते, टेंजिबल असेट्स, लेकिन इनटेंजिबल असेट्स आईटी कंपनी के पास काफी होता है। किसी किसी कंपनी के पास ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा होता है। तो अभी जो मैंने ये टेंजिबल और नॉन टेंजिबल असेट्स बताया, इस चीज को अभी याद रखना कि हम बुक वैल्यू में सिर्फ टेंजिबल असेट्स काउंट करते हैं, इनटेंजिबल असेट्स काउंट नहीं करते। ये मैं वीडियो में आगे कनेक्ट करने वाला हूं, तो प्लीज इसको याद रखना। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि बुक वैल्यू होता है कि कंपनी टोटल असेट्स माइनस इट्स टोटल लायबिलिटीज। तो अगर आपको याद हो, मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था शेयर होल्डर्स इक्विटी को, जिसमें मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी जिस वीडियो में समझाया था, उसमें ही मैंने बताया था कि शेयर होल्डर्स इक्विटी होता क्या है। शेयर होल्डर्स इक्विटी इज बेसिकली हम जो भी शेयर होल्डर्स हैं किसी कंपनी के, हमारी इक्विटी क्या हो सकती है, किसी कंपनी की जो नेट वैल्यू होगी वही तो हमारी इक्विटी होगी, यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो अगर शेयर होल्डर्स इक्विटी भी ये होता है कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, एंड बुक वैल्यू भी यही होता है, तो वी कैन से डेट कि बुक वैल्यू इज आल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स इक्विटी। वन मोर थिंग, आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाओगे, वहां अगर बुक वैल्यू की जो वैल्यू मेंशन रहती है वो एक्चुअली में बुक वैल्यू की वैल्यू नहीं होती है। यहाँ कंफ्यूज मत होना। स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू को ही हम बुक वैल्यू कहते हैं, उसी से रेफर करते हैं। तो अब वीडियो में अगर मैं कहीं बुक वैल्यू बोलता हूं तो आप समझ जाना मैं बुक वैल्यू पर शेयर की बात करने वाला हूं, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है दोनों को डिफरेंशिएट करना। तो आप समझ जाना मैं किस बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर रहा हूं जब भी मैं बुक वैल्यू बोलने वाला हूं। तो ये बुक वैल्यू पर शेयर होता क्या है? बुक वैल्यू पर शेयर इज बेसिकली कंपनीज टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर। ये हो गया फॉर्मूला। अब ये बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या है? फॉर्मूले तो अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बुक वैल्यू पर शेयर हमें यह बताता है, किसी शेयर का एक्चुअल वैल्यू बताता है। मतलब कंपनी की जो खुद की बुक्स होती है, कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में पर शेयर की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, वही हमें बुक वैल्यू पर शेयर बताता है। इसको और थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने टीसीएस का एक शेयर खरीदा है जिसकी प्राइस मान के चलते हैं अभी मार्केट में 3500 रुपए। तो हमने जो एक प्राइस खरीदा है 3500 रुपए का, तो अगर कल को ये कंपनी बंद हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं ये कंपनी बंद हो जाएगी, या यू कैन से कि इन फ्यूचर दिस कंपनी विल बी लिक्विडेटेड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें पर शेयर के लिए 3500 रुपए मिलेंगे रिटर्न में। नहीं, हमें सिर्फ वही प्राइस मिलेगा जो उस कंपनी के बैलेंस शीट में लिखा पड़ा है, बुक वैल्यू जो है, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर ही एक्चुअल वैल्यू होता है। इसलिए हम ज्यादातर जनरलाइज करते हैं स्टॉक मार्केट में, जब फंडामेंटल्स करते हैं तो हम बुक वैल्यू को जनरलाइज इस तरीके से करते हैं कि अगर शेयर की प्राइस बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है तो हम उस कंपनी को ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। अगर वही कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफी कम है तो उसको हम अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। इस चीज को याद रखना। लेकिन एट द सेम टाइम, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, ये हर समय सही नहीं होता, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी देखोगे कि बुक वैल्यू से काफी ज्यादा वैल्यू है शेयर प्राइस की तो इसका मतलब वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं है। तो काफी सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो अब वीडियो के सबसे लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जहां मैं इन एक्सेप्शंस के बारे में बात करना चाहता हूं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से काफी ज्यादा है तो उसको हम ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं, और अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से काफी कम है तो उसको अंडर वैल्यूड स्टॉक कंसीडर करते हैं। लेकिन डू यू रियली थिंक कि ये इतना आसान है कंपनी को अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड जज करना? स्टॉक मार्केट में, या ये कह लो कि इन्वेस्टिंग के केस में सबसे टफ काम यही होता है कि किस तरीके से हम एक अंडर वैल्यूड स्टॉक पिक कर सके। ये सबसे टफ चीज होती है। तो अब मैं दो तीन पॉइंट्स बताने वाला हूं, उस पर ध्यान देना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिगनर्स कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ बुक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं या एक दो और पैरामीटर्स को, और उसके बेसिस पे जज कर लेते हैं कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, ये कंपनी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये गलती नहीं करना है। तो जो भी अब मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं उसको हमेशा याद रखना जब भी आप एनालिसिस करोगे। तो पहला पॉइंट, कभी भी स्टॉक मार्केट में जब हम एनालाइज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो कभी भी सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पे किसी कंपनी को जज नहीं करना है। ये मैंने कई बार कह रखा और दोबारा कहता हूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बुक वैल्यू इज गुड, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ बुक वैल्यू के बेसिस पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे, सिर्फ उसके बेसिस पे ये पता करेंगे कि कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये बिल्कुल गलत रहेगा। देयर आर अदर पैरामीटर्स जिनको हमें कंसीडर करना बहुत जरूरी है। कुछ पे मैंने पहले ही वीडियोस बना रखे हैं और कुछ पे मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, आप घर बैठे बैठे किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, किसी कंपनी में आप अपने पैसे लगाना चाहते हो, तो आपको एक ऐसी कंपनी फाइंड आउट करनी है जिसका फ्यूचर ग्रोथ काफी ज्यादा हो। तो आपको उतना ज्यादा ही पैरामीटर्स भी यूज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा पैरामीटर्स यूज करोगे, जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन करोगे, आपके सामने एक बेस्ट आउटकम आएगा। तो प्लीज कभी भी सिर्फ एक पैरामीटर को यूज मत करना। भले ही बुक वैल्यू कितना भी अच्छा है, आपको और भी जितने पैरामीटर्स है वो सारी चीजों को यूज करना है।
दूसरा पॉइंट, बुक वैल्यू जो है वो कभी भी किसी भी कंपनी का ओरिजिनल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बताता है, एंड दैट्स द फैक्ट। हम मानते हैं, हम कई बार कहते हैं कि बुक वैल्यू की हेल्प से हम किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए और भी कई पैरामीटर्स है जिसके ऊपर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे वैल्यूएशन करते हैं किसी कंपनी का। अभी के लिए ये समझो कि बुक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितने भी ब्लू चिप कंपनी देखोगे स्टॉक मार्केट में, वो हमेशा अपने बुक वैल्यू की जो वैल्यू होती है उससे कई टाइम्स ज्यादा प्राइस पे वो ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे के सारे ब्लू चिप कंपनियां आज ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं, हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स के बारे में बताया था। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है किसी भी ब्लू चिप कंपनी में या कोई अच्छी कंपनी में, ये सिर्फ इस इनटेंजिबल असेट्स के कारण होता है, क्योंकि बुक वैल्यू में हम इनटेंजिबल असेट्स को काउंट नहीं करते, सिर्फ टेंजिबल असेट्स को काउंट करते हैं, लेकिन इनटेंजिबल असेट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है ये उन्हीं के कारण होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि किसी कंपनी का इतना बड़ा डिफरेंस है बुक वैल्यू और शेयर प्राइस में, इसका मतलब वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुका है, ये बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है। थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, जो कि मैं कई वीडियोस में कह चुका हूं, कुछ नया नहीं है, कि कभी भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करो तो मेक श्योर ये कभी भी गलती नहीं करना है कि आप किसी और सेक्टर की कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो और कंपैरिजन किसी और सेक्टर की कंपनी से कर रहे हो। ये कॉमन सी चीज है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ये कभी गलती नहीं करना है। आप जिस भी कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कंपैरिजन उसी कंपनी से कर रहे हो जो उस कंपनी के सेक्टर की है, वो कंपनी उसी सेक्टर की है, उसी इंडस्ट्री की है, उसके साथ कंपैरिजन करना है। बाकी सेक्टर में क्या रेशियोज की वैल्यू चल रही है, बुक वैल्यू की क्या वैल्यू, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस सेक्टर में क्या वैल्यू चल रही है, उसके पीयर्स के, उसके कंपटीटर्स के क्या रेशियोज की वैल्यू है, इसके साथ कंपैरिजन करना है। तभी आप एक एक्चुअल एनालिसिस कर रहे हो, अदरवाइज आप गलती कर रहे हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ हम आईटी कंपनी लेते हैं और एक तरफ हम कोई पेट्रोकेमिकल या कोई केमिकल रिलेटेड कंपनी ले लेते हैं। जैसे कि कोई ओएनजीसी मैंने ले लिया पेट्रोकेमिकल वगैरह में, और आईटी कंपनी में मैंने एक टीसीएस कंपनी ले लिया। तो टीसीएस कंपनी की जो टोटल असेट्स की वैल्यू वो 1,30,00,000 करोड़ तक है अप्रोक्स, और जो ओएनजीसी जो कंपनी है उसकी टोटल असेट्स की वैल्यू 5,00,000 करोड़ तक है। तो बुक वैल्यू में टोटल असेट्स आता है, मतलब उसके फॉर्मूले में। तो टोटल असेट बहुत मेजर रोल निभाता है बुक वैल्यू के केस में। तो जब हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो टीसीएस के केस में तो पहले ही टोटल असेट्स की वैल्यू इतनी कम है, और ओएनजीसी के केस में टोटल असेट्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बुक वैल्यू में इतना मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कभी भी दो डिफरेंट इंडस्ट्री को कंपैरिजन एक साथ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ आईटी कंपनी का कंपैरिजन करना है तो आईटी कंपनियों के साथ, और अगर किसी अदर सेक्टर वाली कंपनी का कंपैरिजन करना है तो सिर्फ उसी के कंपटीटर्स के साथ करना है। कभी भी दो अलग सेक्टर्स की कंपनियों को एक साथ मिलाकर कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, काफी अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।